Hi, good morning. Last class में there was a problem on this particular tetrahedron और ये मेरे ख्याल से पुराने जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं आपके उस सबको रिवाइज करने के हिसाब से काफ़ी सफिशिएंट सा है। तो हम लोग बोलेंगे कि देयर वाज 4 पॉइंट्स। एक पॉइंट तो है A012, ऐसा कुल मिला के A012 एंड देयर इज़ अ पॉइंट B301 and then there was a point D232 और आपके पास एक और पॉइंट था C436। तो पहले पार्ट में शायद पूछ रहा है कि प्रूव पोजीशन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू द पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी ऑफ द जॉइन ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ईच पेयर ऑफ अपोजिट एज। तो ये मेरे ख्याल से स्टार्टिंग क्लासेस में ही आपको बताया गया था कि अगर हम ऑपोजिट एजेस की बात करें लाइक बी डी एंड ए सी और इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है वो दिखाया गया था कि दैट वाज पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन। तो ये बोला है कि उसी पॉइंट पे कंकरेंट होता था। तो पॉइंट ऑफ कंकरेंसी ऑफ द ज्वाइन ऑफ द मिड पॉइंट्स ऑफ ईच पेयर ऑफ द अपोजिट एज। तो ऑफकोर्स हम लोग बोल रहे हैं कि जो पहला पार्ट होगा उसका जो आंसर है दैट इज़ वेरी सिंपल कि सबके चारों का जो पोजीशन वेक्टर होगा वर्टाइसेस का और अपॉन 4। तो दिस इज गोइंग टू बी 3 0 2 5 4 9। तो दिस इज गोइंग टू बी 9/4, 1 3 1 4 3 7 7/4 आई थिंक, 6 2 8 1 9 देखा पता नहीं 11/4 शायद ऐसा कुछ आ जाएगा, देख लीजिएगा। नहीं तो 9 कैप 7 जे कैप प्लस 11 के कैप अपॉन 4। दिस इज द फर्स्ट पार्ट। तो क्लियर है मेरे ख्याल से पॉइंट ऑफ जो भी कंकरेंसी जॉइन ऑफ द मिड पॉइंट्स है तो वो सेंटर ऑफ द टेट्राहेड्रन आएगा। दूसरा पॉइंट पूछ रहा है पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट एन फ्रॉम द वर्टेक्स ए एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द ए फ्रॉम दिस। मतलब यहाँ से जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे ना उसके बारे में पूछ रहा है भाई साहब। तो हम लोगों ने क्या कि अगर इस यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करने की कोशिश करें अपन, तो लेट अस ड्रॉप अ परपेंडिकुलर। ठीक है, और हम लोगों ने ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद ये बोल रहा है कि जो पॉइंट आएगा, नहीं इसको अपन ने एन बोल दिया। ठीक है, तो एक तो इसका हम लोग को इसका कोऑर्डिनेट बताना है शायद या पोजीशन वेक्टर, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस भी बताना है। तो हम लोग एन अगर निकाल लेते हैं तो डेफिनेटली इसके थ्रू हम डिस्टेंस फार्मूला लगा सकते हैं, राइट। तो सबसे पहली चीज़ आप देखिएगा कि इसका डायरेक्शन निकाल लीजिए आप, ए एन का ऊपर नीचे जो भी है इसके अलॉन्ग एक वेक्टर निकाल लीजिए। कुल मिला के कैसे आएगा इसके अलॉन्ग एक वेक्टर, तो अपन को सिखाया जाता है कि इसके अलॉन्ग वेक्टर निकालना है तो प्लेन में दो कोई वेक्टर्स ले लीजिए। नहीं अगर प्लेन में अगर हम कोई दो वेक्टर्स ले लेते हैं उसका जब क्रॉस लेंगे तो दैट इज़ गोइंग टू बी द नॉर्मल वेक्टर। तो हमने एक वेक्टर लिख लिया बी सी। अभी थोड़ा सा खुद से भी बेटा कीजिएगा तभी समझ में आएगा, बाकी इस सब में ऑनलाइन के थ्रू तो इतना ही सिखाया जा सकता है, बाकी अपने दिमाग को लगाइए, यूज़ कीजिए। तो हालांकि की जो नॉर्मल वेक्टर है उसका डायरेक्शन हम लोग बोल सकते हैं बहुत ही आसानी से निकाला जा सकता है। कैसे देख सकते हैं आप, देखिएगा हम लोगों ने इसका जो नॉर्मल वेक्टर है ये, तो ये जो बी सी है, ठीक है ना, और ये जो आपका बी डी है इसके क्रॉस से आ जाएगा। तो बी डी वैक्टर हम लोग कैसे लिख सकते हैं, या बी सी वैक्टर लिख देते हैं। तो बी सी क्रॉस बी डी कर देंगे तो 4 - 3 दैट इज़ आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस 5 के कैप। दिस इज बी सी वैक्टर। एंड देन कमिंग टू बी डी वैक्टर, तो बी डी वैक्टर इज माइनस आई कैप प्लस 3 जे कैप और प्लस मेरे ख्याल से तो के कैप। नहीं अब बी सी क्रॉस बी डी मस्ट बी अलॉन्ग द नॉर्मल। तो बी सी क्रॉस बी डी के लिए फिर से वही क्रॉस प्रोडक्ट वाला डायरेक्शन के साथ चाहिए। तो आई जे के 135 -131, तो 3 - 8 3 - 8 ही 1 सॉरी 3 - 15
तो 3 माइनस 15 इज़ -12 आई कैप, फिर माइनस जे के साथ 1, और ये कितना है -1 है, 1 और +5 -1 4 -4 सॉरी, नहीं एक मिनट यार, 1 + 5 6 ना, -6 जे का, और क्या बच गया के के साथ 3 + 3 6 के का। तो मेरे ख्याल से -6 अगर बाहर निकाल दें तो 2i + j - k, अगर सब कुछ सही है तो इसके अलॉन्ग जो एक वेक्टर आएगा वो आएगा 2i + j - k, मतलब उसको हटा के अगर बात करें तो an के अलॉन्ग डायरेक्शन मिल गया। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि ये जो an लाइन है इसकी इक्वेशन लिखी जा सकती है, नहीं? तो अगर हम अब इक्वेशन ऑफ लाइन an लिखें, तो इक्वेशन ऑफ लाइन an क्या बोलेगा, देखो, r वेक्टर इक्वल टू अ पॉइंट ऑन दिस दैट इज 0 1 2, नहीं, अ पॉइंट ऑन दिस 0 1 2 प्लस लैम्डा टाइम्स द डायरेक्शन, तो 2 1 -1। अगर ये डायरेक्शन सही आया तो ऐसे ही होगा। तो इसके ऊपर एक पॉइंट तो हमारे को दिख गया ना, n वाला, कैसे लिख सकते हैं इसके ऊपर एक पॉइंट, लैम्डा 2 लैम्डा +1 और 2 - लैम्डा, देख लीजिए, 2 लैम्डा +1 2 इस लाइन के ऊपर किसी पॉइंट को इस फॉर्मेट में आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब इन दोनों को जो घटाने वाली चीज़ होगी, ठीक है ना, इसको निकाल लेते हैं। तो ये वाला वेक्टर जो है dn वेक्टर या nd वेक्टर, जो भी लिखना चाहिए, ठीक है ना, आप लिख लेना। तो मैं बोल रहा हूँ कि 2 लैम्डा -2 2 लैम्डा -2 लैम्डा -2 और -लैम्डा, ये वाला वेक्टर हो गया dn, जो नीचे जो BCD प्लेन है उसमें लाई कर रहा है, BCD प्लेन में, ठीक है ना। तो ये जो dn है इसका डॉट जो होगा an के साथ वो 0 होना पड़ेगा। an का डायरेक्शन ये है और ये हो गया dn वेक्टर, तो इन दोनों का डॉट सीधा लिख रहा हूँ मैं, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है ना। तो खुद पेन चला लेना, कहीं लग रहा होगा कि सर ये डायरेक्ट कैसे आ गया। तो dn डॉट दिस वेक्टर, क्योंकि इसके अलॉन्ग वेक्टर अपन को पता है 2 1 -1 है, ठीक है ना। तो 4 लैम्डा -4 प्लस लैम्डा -2 और प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। तो मुझे लग रहा है लैम्डा, तो 6 लैम्डा इक्वल टू 1 आ रहा है। तो लैम्डा इक्वल टू 1 का मतलब हो गया ये दोस्त आपका हो जाएगा 0 -1 पता नहीं यार, एक बार देख लेते हैं। नहीं, ये तो ये वेक्टर आ गया, सॉरी इधर वाला आएगा 2 2 1, ये ठीक होगा मेरे ख्याल से। 2 2 1, ये पॉइंट जो है n का 2 2 1 आएगा, है लिखा हुआ है क्या? नहीं दिया। 2 2 1 आ जाएगा ये n पॉइंट, ठीक है ना। अब कोई बोले डिस्टेंस an निकालना है तो बहुत इजी है ना यार, सीधा डिस्टेंस फार्मूला लगा दो। तो मुझे लग रहा है कि an का मॉडुलस क्या आ जाएगा, √4 और बोलो बढ़िया +1 √6 आ रहा है। तो सेकेंड पार्ट हो गया मेरे ख्याल से, पोजीशन वेक्टर ऑफ द फुट n फ्रॉम दिस एंड द डिस्टेंस a फ्रॉम द फेस √6। इमेज ऑफ a इन द प्लेन फेस BCD। तो अगर इमेज ऑफ a निकाल रहे हैं आप इन द प्लेन फेस BCD, तो देखिएगा दोस्त, तो अगर हम लोग बोले a का इसमें इमेज निकाल रहे हैं तो इमेज भी तो उतनी दूर जाएगा ना नीचे। इसको मैंने a' कह दिया, इसको अल्फ़ा बीटा गामा कह दिया। तो भाई मेरे अल्फ़ा बीटा गामा के कोऑर्डिनेट्स निकालें और n का आपको पता है 2 2 1 और a का पता है, तो मिड पॉइंट वाला लगा दो ना, अल्फ़ा +0/2 इक्वल टू 2, बीटा +1/2 इक्वल टू 2 एंड गामा प्लस कितना 2/2 इक्वल टू 1। चेक कर लो यार। तो 4 3 0, ये तो इमेज का कोऑर्डिनेट आ जाएगा 4 3 0। द इमेज ऑफ द a इन द प्लेन फेस BCD इज 4 3 0। तो दिस इज डन आई थिंक। अब वैसे तो जो इसके अगला पार्ट है उसमें भी शायद वही चीज़ पूछ रहा है,
कि ऑल्टीट्यूड ऑफ द टेट्राहेड्रन फ्रॉम द वर्टेक्स ए, तो ऑल्टीट्यूड ऑफ द टेट्राहेड्रन फॉर द वर्टेक्स ए मतलब इसी चीज़ को बोल रहा है। लेकिन अभी हमने जो सेकंड पार्ट में है उसमें एक चीज़ यूज़ किया, क्या कि हमने पहले फुट निकाला और उसके बाद डिस्टेंस निकाला। मान लो किसी सवाल में ऐसा हो कि फुट नहीं निकालने की ज़रूरत है, मतलब ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हम तो इसमें पहले फुट निकाल रहे हैं इतना करने के बाद, और उसके बाद डिस्टेंस निकाल लें। मैं बोलूँ कि क्या बिना फुट निकाले डिस्टेंस निकाल सकते हैं? मान लो सिर्फ अल्टीट्यूड ही निकालना, तो क्या ऐसा हो सकता हो? यस। और ये जो मैं मेथड बताने वाला हूँ आगे चल के वॉल्यूम ऑफ द टेट्राहेड्रन और बहुत सारी चीज़ों में, तमाम चीज़ों में यूज़ होगा, ठीक है? इसलिए ध्यान देख लेना, और नहीं तो आगे चल के भी गायब रहेगा और तो कुछ होगा नहीं। आगे चल के हम लोग पैरेललोपिपेड के वॉल्यूम्स वगैरह निकालेंगे, वहाँ पे भी यही चीज़ काम होगा ऑल्टीट्यूड निकालने के लिए, ठीक है ना? शायद इसी लेक्चर में चलेगा। तो हम लोग बोल रहे हैं क्या कि कुछ नहीं करना है, अगर आपने निकाला होगा तो देखा भी होगा, इसका इस पर प्रोजेक्शन निकाल लीजिए। नहीं, इस तरीके से एक वेक्टर है, ऐसे एक वेक्टर, ये बी ए वाला, और ये वर्टिकल है, तो मैं बोल रहा हूँ कि इसका इस पर प्रोजेक्शन निकाल लो। नहीं, इसका इस पर प्रोजेक्शन निकालोगे तो ये जो हाइट देगा प्रोजेक्शन से, यही वो हाइट होगा ना जो इधर परपेंडिकुलर होगा। जैसे हम जो बोल रहे हैं कि ये जो हाइट है दोस्त, ये देखो, और मैं सॉरी ये हाइट नहीं, ये वाला इससे जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, तो ये जो हाइट आया, यही हाइट तो ये है, ये परपेंडिकुलर है। यहाँ से ये भी इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, यहाँ से ये भी इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, तो रेक्टेंगल टाइप की फील आ जानी चाहिए आपको। समझ में आ रहा है क्या? और यहाँ से हम लोग को ये वाला जो अगर परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं तो ये लेंथ जो होगा ये ऑल्टीट्यूड का लेंथ होगा, यानी कि हम ए बी का, तो यानी ए बी वैक्टर लिखना पड़ेगा। तो -3 1 और ये शायद 301 था शायद, तो 1, इसका प्रोजेक्शन 2 1 -1 पे निकालना है, तो दोनों का डॉट अपॉन जिस पे निकाल रहा हूँ उसका मॉड, तो इसका डॉट निकालोगे तो कितना आएगा? -6 +1 -1 और अपॉन इसका मॉड दैट इज √6। आ गया ना √6 डायरेक्ट, और बहुत इजीली आ गया, यानी फुट निकालने की ज़रूरत नहीं अगर ये ऑल्टीट्यूड निकालने। और ये मेथड देख लेना ध्यान से, बिकॉज दिस मेथड इज़ गोइंग टू बी यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द केसेज जहाँ पैरेललोपिपेड का वॉल्यूम निकाल रहे होंगे या टेट्राहेड्रन का वॉल्यूम निकाल रहे होंगे, उन सब जगहों पर चलेगा। फिर बोल रहा है यूनिट वेक्टर नॉर्मल टू द प्लेन फेस ए बी सी एंड ए डी सी, राइट? ए बी सी और ए डी सी, ए बी सी तो ये हो गया और ए डी सी शायद ये हो गया, नहीं? तो फिर से वही है, दो वेक्टर्स लेके क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है? तो मैं लिख देता हूँ, शायद वही आएगा, आप लोग कैलकुलेट, वही नॉर्मल निकालना है, क्रॉस ही करना है, ठीक है ना? तो नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन, मैं लिख देता हूँ, आंसर लिख देता हूँ, ठीक है ना? आप देख लीजिएगा इसको, ये 6th पार्ट था शायद, ± i कैप +8 j कैप -5 k कैप। इसमें मेरे ख्याल से मुझे ज़्यादा कुछ करके दिखाने की ज़रूरत नहीं है, ये बहुत सिंपल सी चीज़ है, और अपॉन 3√10 कैलकुलेट कर लीजिएगा। और ADC वाले जो होगा वो शायद होगा ± 2i - 2j - k अपॉन 3, ठीक है? तो ये तो हो जाएगा एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन फेस ABC एंड ADC। तो अगर इसको N1 माना है दोस्त और इसको मान लो N2 माना है, तो दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल है, आप करके देख सकते हो ये सब स्टैंडबाजी, ठीक है ना? दो प्लेन्स के बीच का जो एंगल है दैट इज एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स, ठीक है ना? तो चाहो तो लिख लो इसको एज अ डेफिनेशन कि द एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। तो ये जो नॉर्मल्स आए हैं, इसी का डॉट अपॉन इसी का मॉड, यूनिट वेक्टर है तो मॉड लेने की जरूरत है नहीं। तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो मैं लिख देता हूँ, एक्यूट एंगल बिटवीन द पता नहीं भाई साहब, cos इनवर्स 1/√10 आ रहा है शायद, देख लेना यार, बाकी यहाँ से भी देख सकते हैं, दोनों का डॉट अपॉन दोनों का मॉड। तो 9√10 ऊपर 9 आ रहा है क्या, 2 -16 और +5, हाँ ठीक है, शायद ये है cos इनवर्स 1/√10। तो दिस इज द एक्यूट एंगल बिटवीन द प्लेन फेस, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन द स्क्यू लाइन AD एंड BC। तो AD और BC के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने का मेरे ख्याल से कोई इशू है नहीं, निकाल लोगे आप लोग। दो स्क्यू लाइन्स हैं AD और BC, ये दोनों स्क्यू लाइन्स हैं, एक इधर एक इधर। तो आई होप दिस इज सिंपली व्हाट, वही दो पॉइंट्स हैं इसके ऊपर, एक तो B - A डॉट P क्रॉस Q, तो इसका जो
डायरेक्शन आपको पता है, और अपॉन मॉडुलस ऑफ पी क्रॉस क्यू। तो मैं सीधा आंसर लिख दे रहा हूँ, एंड दिस शॉर्टेस्ट डिस्टेंस विल बी ऑलवेज इज ऑल्सो नॉट, सेवेंथ पॉइंट हो गया, एट्थ में है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, हाँ √6 आता है। और उसके बीच का एंगल, तो स्क्यू लाइंस के बीच का एंगल का कोई टेंशन नहीं है। स्क्यू लाइंस के बीच का एंगल इज़ द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स जिसके पैरेलल है वो लाइंस। मान लो कि दो स्क्यू लाइंस के बीच का अगर आपको एंगल निकालना है, तो बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर नॉट डिफाइन, तो ऐसा नहीं है बेटा। हम लोग बोलेंगे हाउ वी डिफाइन द एंगल बिटवीन द टू स्क्यू लाइंस, की दोनों के अलॉन्ग जो वेक्टर है उसके बीच का जो एंगल होगा, दैट विल बी द एंगल बिटवीन द टू स्क्यू लाइन। तो दैट इज गोइंग टू बी कॉस इनवर्स √8/35। करके देख लेना खुद से, ये कुछ खास नहीं है ये सब चीज़ें, कि दो डायरेक्शन निकाल के अब डॉट आउट करके तो कैसे दिखाएं, मतलब कैसे दिखाएं, मतलब दिखा सकते हैं, बाकी आप कर लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ द प्लेन थ्रू ABC, तो आपको ये सिखलाया गया है इक्वेशन ऑफ द प्लेन, नहीं r-a.n वाली तरीके से, तो आप निकाल के देख लीजिएगा। और r को आप x i कैप y j कैप z k कैप रखिएगा, तो ये आएगा शायद x + 8y - 5z + 2। तो सब स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन हैं, इसमें डाउट्स नहीं आते हैं, ठीक है। बाकी अगर आपके आ रहे हैं तो थोड़ी मेहनत कर लीजिए। अब एक लास्ट था शायद, यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन EMF, नहीं तो E किसके ऊपर पॉइंट था, E शायद इसके ऊपर पॉइंट था। और किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो ऊपर से E 1:2, और F इधर एक कोई पॉइंट है विच इज डिवाइडिंग दिस इन द रेशियो 3:2, और M इज़ अ पॉइंट ऑन दिस साइड, दिस इज डिवाइडिंग इन 1:1। तो ये सारे पॉइंट्स निकाल सकते हैं आप। ठीक है, तो बोल रहा है कि यूनिट वेक्टर पैरेलल टू द प्लेन EMF एंड परपेंडिकुलर टू द वेक्टर I + j - k। तो ये भी शायद मैंने करके दिखाया हुआ है। EFM के पैरेलल प्लेन, तो ये पॉइंट EFM सब निकाल लीजिए, और लैम्डा म्यू वाले टर्म में इसके प्लेन में कोई वेक्टर ले सकते हैं आप, ठीक है। और वेक्टर लेने के बाद वही है ना, उसका डॉट ले लीजिए I + j - k से, तो एक प्लेन में वेक्टर मिल जाएगा, और डॉट लेने से 0, और यूनिट वेक्टर कर दीजिएगा। तीन चीज़ें, EMF में एक प्लेन में एक वेक्टर ले सकते हैं ना, लैम्डा EF + म्यू FM, नहीं, और उसका डॉट कर दीजिए इस वाले वेक्टर के साथ जो दिया हुआ है I + j - k, और फिर उसका मॉडुलस 1 कर दीजिएगा, तो अपने आप लैम्डा म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो ये भाई आएगा अपना प्लस माइनस, मैं लिख देता हूँ इधर, 12i कैप + 67j कैप, बहुत खतरनाक आएगा, + 79k कैप, और अपॉन √10874। ठीक है, मेरे ख्याल से यही सवाल था, और तो मेरे ख्याल से कोई सवाल नहीं था। अगर कोई सवाल और हो तो ग्रुप में डाल के पूछ लीजिएगा, ठीक है। बाकी हम लोग होमवर्क में वेक्टर्स में एक्सरसाइज 2 में भी मैंने कुछ क्वेश्चन तो दे ही दिया था आपको, और इधर अपन ने शायद 25 तक कर लिया था शायद एक्सरसाइज 1 में। तो इसमें आप एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 26 से
42 तक कर लीजिएगा। और एक्सरसाइज 2 में कहाँ से कहाँ तक दिया है मैंने, 1 to पता नहीं 20 तक दे दिया था, पता नहीं कुछ दिया हुआ। एक्सरसाइज 3 में क्वेश्चन नंबर 1 to 4, then 6, 7, 9, 10, 11 ये करके देख लीजिएगा। बाकी आगे का जो वीडियो है वो देखिए। नेक्स्ट हेडिंग देंगे प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर वेक्टर्स। प्रोडक्ट ऑफ 3 और मोर वेक्टर्स। तो अभी हम पहले प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तो अगर हम लोग बोल रहे हैं क्या कि दो तरीके से हम दो वेक्टर के बीच का प्रोडक्ट डिफाइन करते हैं, एक डॉट और दूसरा क्या बोलते हैं, क्रॉस। तो 3 वेक्टर्स को अगर हम डॉट और क्रॉस के साथ अरेंज करें तो यू कैन गेट 6 डिफरेंट एक्सप्रेशंस, बट ऑल ऑफ देम आर नॉट मीनिंगफुल। अगर हम लोग बोलें कि क्या क्या हो सकता है पॉसिबली, तो अगर हम 3 वेक्टर्स को डॉट और क्रॉस के साथ अरेंज करें तो वन ऑफ द पॉसिबल एक्सप्रेशन कैन बी लाइक दिस, ये शायद 6 डिफरेंट एक्सप्रेशंस बनेंगे अगर हम डॉट और क्रॉस के साथ ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशंस लें। समझ में आएगा। अब ऐसा नहीं कि सर सी डॉट ए बाहर बी, तो उस तरह का एक लिख दिया, ठीक है ना, उस पर्टिकुलर फैमिली का। तो आप देख सकते हो कि ये जो है ये तो मीनिंगफुल है। रीजन इज कि दिस इज ए डॉट बी, दैट इज अ स्केलर क्वांटिटी, और स्केलर मल्टीपल ऑफ वेक्टर अगर कोई कहे तो दैट इज गोइंग टू बी अ मीनिंगफुल एक्सप्रेशन। तो हम लोग हो सकते हैं ये तो मीनिंगफुल है बट दिस इज मीनिंगलेस क्योंकि जो ए डॉट बी है वो स्केलर हो गया और स्केलर का क्रॉस वेक्टर के साथ इज नॉट मीनिंगफुल। ये वाला भी मीनिंगफुल है क्योंकि ए क्रॉस बी करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि यू विल गेट अ वेक्टर, और वेक्टर का डॉट वेक्टर के साथ। इसका कोई मतलब नहीं है कि वेक्टर उसके बगल में वेक्टर, दोनों एक दूसरे की शक्ल देखेंगे बस। तो मेरे ख्याल से कोई ऑपरेशन उनके बीच में डिफाइन नहीं है। इसके बाद वाला भी मीनिंगफुल नहीं है क्योंकि स्केलर का डॉट वेक्टर के साथ भी वो मीनिंगफुल नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ ये वाला जरूर मीनिंगफुल है। समझ में आएगा। तो ये जो है स्केलर वैल्यू आएगी इसकी, समझ में आएगा, और 3 वेक्टर हैं, समझ में आएगा। तो उन दोनों को जोड़ के स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, इन शॉर्ट STP। और ऐसे ही हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये वेक्टर क्वांटिटी आएगा और 3 वेक्टर का प्रोडक्ट है, तो वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज VTP। जैसे बोर्ड एग्जामिनेशंस की बात करें तो STP तक इन लोगों ने अब सिलेबस को क्या है, एक्सटेंड कर दिया है। समझ में आएगा। तो मतलब STP तक तो पढ़ना ही पड़ता है बच्चों को, मतलब जे एडवांस के लिए तो आगे तक भी पढ़ेंगे। लिख लिया तो आगे बढ़ते हैं, आराम से एक्सप्लेन करो। लिख लिया तुमने। तो नाउ वी आर स्टार्टिंग दिस स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज A क्रॉस B डॉट C। कभी अगर ये ब्रैकेट नहीं लगाओ, ब्रैकेट अगर वैसे लगा के दे रहा है A डॉट B क्रॉस C, तब तो ऑब्वियस सी बात है कि दैट इज नथिंग, समझ में आएगा, वो मीनिंगलेस है। लेकिन अगर मान लो कि इस तरीके से लिखा हुआ है बिना ब्रैकेट के, और अब कोई सोचे कि अब तो मेरे पास ऑप्शन आ गया नहीं कि मैं पहले क्रॉस लूँ फिर डॉट लूँ, या फिर पहले डॉट ले लूँ फिर क्रॉस ले लूँ, तो यू डू नॉट हैव एनी ऑप्शन। अगर ऐसे भी लिखा हुआ है तो दिस एंड दिस एक्सप्रेशन हैज सेम मीनिंग, मतलब आपको पहले क्रॉस लेना है और फिर उसके बाद क्या लेना है, डॉट। तो हाँ, अगर B डॉट C में ब्रैकेट लगा दिया तब तो ऑब्वियस बात है वो मीनिंगलेस हो गया, समझ में आएगा। लेकिन अदर देन दैट अगर ऐसे लिखा हुआ है तो इसका और इसका मीनिंग क्या रहेगा, सेम। अब इसे A क्रॉस B निकालोगे पहले आप,
तो A क्रॉस B इज मॉडुलस A मॉडुलस B साइन थीटा n कैप, और फिर n कैप का डॉट होगा इसके साथ। n कैप इज अ वेक्टर अलोंग, नहीं बताया था, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ A एंड B। n कैप डॉट C निकालोगे तो मॉडुलस ऑफ n कैप तो 1 और मॉडुलस ऑफ C तो मॉडुलस ऑफ C और साइन थीटा, और फिर हम लोग बोले n कैप और C के बीच का अगर एंगल फाई है तो दिस इज कॉस फाई। तो थीटा इज एंगल बिटवीन A एंड B। इसको A डॉट B ना समझे, कुछ बच्चे बहुत खतरनाक हैं। और फाई जो है दैट इज एंगल बिटवीन A क्रॉस B एंड C। सही है क्या? तो दिस इज वन ऑफ द वे इन विच वी इवेलुएट A क्रॉस B डॉट C। और भी तरीके हैं जिससे हम A क्रॉस B डॉट C को इवेलुएट करते हैं, बट दिस विल बी वन अमंग देम। लिख लिया? लिख लिया तो नेक्स्ट अपन लिख सकते हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ STP। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ STP। तो ऐसे तो पांडे जी ने पिछली क्लास में भी बता दिया था कि जो ज्योमेट्रिकली है STP वो क्या डिनोट करेगा, वॉल्यूम किसका, एक पैरेललोपिपेड का जिसके को टर्मिनस एजेस हैं वेक्टर A, वेक्टर B और वेक्टर C। हम लोग बोल रहे हैं क्या कि अगर अपन ज्योमेट्रिकली इस चीज़ को देखें A क्रॉस B डॉट C को, तो ये क्या रिप्रेजेंट करता है, वॉल्यूम ऑफ ए पैरेललोपिपेड हुज को टर्मिनस एजेस। को टर्मिनस के बारे में मैंने पहले ही बोला था, समझ में आया क्या? तो हुज को टर्मिनस एजेस आर वेक्टर A, वेक्टर B एंड वेक्टर C। तो इन तीनों को को टर्मिनस एजेस मानते हुए सबसे पहले तो मैं एक पैरेललोपिपेड बना के दिखा रहा हूँ। सही है? तो अगर ये पैरेललोपिपेड है और हम लोग इसको मान लो थोड़ी देर के लिए ओरिजिन मान लेते हैं, एंड इसको नहीं मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं, इसको ए वेक्टर देख लो, को टर्मिनस एजेस एक ही पॉइंट से बताया था नहीं, तो ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो आप देखोगे जब इसका वॉल्यूम निकालोगे तो यही आएगा, मॉडुलस ए मॉडुलस बी मॉडुलस सी साइन थीटा और कॉस फाई। जैसे हम प्रिज्म है, प्रिज्म का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट, नहीं एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो जैसे अगर आप देखोगे तो ये तो ए वेक्टर और ये बी वेक्टर हो गए ना, तो ये जो पैरेललोग्राम है इसका एरिया मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा, मतलब इसमें ये जो तीन टर्म है मॉडुलस ए मॉडुलस बी साइन थीटा, ये एरिया ऑफ क्या हो जा रहे हैं, बेस। अब जैसे आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो ए क्रॉस बी जैसे अपन ने पहले भी कैलकुलेट करके देखा है, ये इसके ए और बी के, समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से आएगा। दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी, और हम चाहते हैं ऑल्टीट्यूड, तो ऑल्टीट्यूड मतलब यहां से एक परपेंडिकुलर, और ये प्लेन पे ये भी परपेंडिकुलर और ये भी परपेंडिकुलर, तो ये दोनों लाइन तो पैरेलल हो गई ना, और अगर ये पैरेलल हो गई तो ये दोनों पॉइंट एक ही प्लेन में है, समझ में आएगा। और हम लोग बोल रहे हैं कि इससे एक परपेंडिकुलर इस पे ड्रॉप कर दो, तो ये तो बनेगा ना रेक्टेंगल, ये क्या बनेगा, रेक्टेंगल। तो ये वाला जो लेंथ है यही ऑल्टीट्यूड हुआ। फिर अगर ये ऑल्टीट्यूड हुआ तो जैसे ए क्रॉस बी और सी के बीच का एंगल फाई है, मतलब दिस एंगल इज फाई। तो अगर ये सी है मैग्नीट्यूड में और ये एंगल फाई है, तो ये जो ऐसे लहराता हुआ जो मैंने बनाया है इसका लेंथ क्या हो जाएगा, मतलब इसका लेंथ क्या हो जाएगा, मॉडुलस सी। यानी कि हम लोग बोल सकते हैं जो मॉडुलस सी कॉस फाई है दिस बिकम ऑल्टीट्यूड, समझ में आएगा। तो ऑफ कोर्स हम लोग बोल रहे हैं कि ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड। लिख सकते हो ज्योमेट्रिकली, हेडिंग लिख लिया होगा मेरे ख्याल से, ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी डॉट सी, ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी डॉट सी रिप्रेजेंट्स, ज्योमेट्रिकली ए क्रॉस बी डॉट सी रिप्रेजेंट्स वॉल्यूम ऑफ द पैरेललोपिपेड, geometrically A cross B dot C represents volume of the parallelepiped whose co-terminus edges
whose coterminous edges are vector A, vector B and vector C. Whose coterminous edges are vector A, vector B and vector C. आगे बढ़े, नोट करके पहला पॉइंट लिखेंगे कि A क्रॉस B डॉट C A cross B dot C A cross B dot C is also known as box product. A cross B dot C is also known as box product and is represented as, इसको इतना क्रॉस और डॉट ऐसे लिख के ना हम लोग एक रिप्रेजेंटेशन इसके लिए यूज करते हैं इस तरीके से, कैसे बॉक्स बना दिया और उसके अंदर ये ऐसे तीन वेक्टर लिख देते हैं, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, और उसका यूजुअल मीनिंग क्या होगा, पहले दो का क्रॉस दैट इज ए क्रॉस बी और डॉट क्या सी, समझ में आएगा। तो इसको बॉक्स प्रोडक्ट भी अपन बोलते हैं। दूसरा पॉइंट यहाँ से बिल्कुल देख सकते हैं कि सी वेक्टर अगर मान लो कि ए बी के प्लेन में चला गया तो वॉल्यूम इज गोइंग टू बी व्हाट, जीरो। तो लिख लेना सेकेंड पॉइंट, इफ सी वेक्टर गोज इनटू द प्लेन ऑफ ए एंड बी, if C vector goes into the plane of A and B, then box ABC, if C vector goes into the plane of A and B, then box ABC equals to 0. ठीक है, थर्ड पॉइंट लिखेंगे, इफ ए कैप बी कैप सी कैप, इफ ए कैप बी कैप सी कैप आर थ्री म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स then box of a cap b cap c cap equals 1, then box of a cap b cap c cap equals 1। ठीक है, नेक्स्ट लिख सकते हैं जनरल एक्सप्रेशन फॉर एसटीपी। नेक्स्ट लिख रहे हैं जनरल एक्सप्रेशन फॉर एसटीपी। जनरल एक्सप्रेशन मतलब फिर से कि ए वेक्टर दिया हुआ है आई जे के टर्म में, बी वेक्टर दिया हुआ है और सी वेक्टर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। तो हम लोग बोलते हैं क्या कि ए वेक्टर इज ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप, b1 i कैप प्लस b2 j कैप प्लस b3 k कैप, और c वेक्टर c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। अब अगर हम लोग को a क्रॉस b डॉट c निकालना है तो पहले तो देखो a क्रॉस b क्या है। a क्रॉस b का जनरल एक्सप्रेशन अपन को पता है, डिटर्मिनेंट मतलब है तो वो वेक्टर ही लिखते हैं, डिटर्मिनेंट है तो क्या हुआ आई जे के, यहाँ क्या आता था a1 a2 a3 और यहाँ क्या आता था, और सबको पता भी है कि ये कैसे लिखा रहता है a2 b3 माइनस a3 b2 i कैप और ऐसे j कैप k कैप, नहीं। और डॉट किससे ले रहे हैं हम लोग, c1 i कैप प्लस c2 j कैप प्लस c3 k कैप। तो आप इसको डिटर्मिनेंट ना एज्यूम करके वो सोचो कि वो उस तरीके से आई जे के वाला वेक्टर लिखा हुआ है, तो होगा क्या जब इसका डॉट लोगे तो आई कैप 1 हो जाएगा, और वो जहाँ पे आई कैप ओरिजिनली था वहाँ c1 आ जाएगा, ऐसे ही c2 आ जाएगा, ऐसे ही c3 आ जाएगा। मतलब हम लोग बोल सकते हैं क्या कि वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा फिर एक ऐसा डिटर्मिनेंट c3 देन a3 देन b1 b2 b3। किस समझ में है c1 c2 c3 कैसे आ गया। तो हम लोग बोलेंगे कि c1 c2 c3 आ गया तो अब इसको हम थोड़ा सा इसकी शक्ल के हिसाब से इसको थोड़ा सा मैनिपुलेट कर सकते हैं। कैसे कि इन दोनों को इंटरचेंज कर लीजिए आप, तो फर्स्ट इंटरचेंज में एक माइनस साइन आएगा, तो ऊपर a1 a2 a3 और नीचे c1 c2 c3। अब फिर से इसको इंटरचेंज कर लीजिए तो एक और माइनस आएगा, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी कि जो बॉक्स ABC है दिस इज बेसिकली वो डिटर्मिनेंट कितना a1 a2 a3 b1 b2 b3 एंड c1 c2 c3।
तो दिस इज द सेकेंड वे जिसमें हम लोग बॉक्स को इवेल्युएट करते हैं। अब डिपेंड करता है कि डेटा किस तरह का दिया हुआ है, थीटा फाई वाला डेटा दिया हुआ है, मैग्नीट्यूड वाला डेटा दिया हुआ है या कंपोनेंट वाला डेटा दिया हुआ है, उसके हिसाब से फिर हम इन फॉर्मूले में से किसी एक का यूज करेंगे। लिख लिया तो आप नेक्स्ट लिख सकते हो प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी। प्रॉपर्टीज ऑफ एसटीपी, तो मोर और लेस जो डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज हो सब फॉलो हो जाएंगी, ये डिटर्मिनेंट ही है नहीं। तो हालांकि जैसे कि डिटर्मिनेंट में हम लोग देखते थे कि अगर एक कॉलम या रो दूसरे के आइडेंटिकल हो जाए या कुछ ऐसा समझ में आएगा तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए 0, तो वो लैम्डा टाइम्स भी होगा तब भी वैल्यू क्या रहेगी 0। तो उसी चीज़ को लिख सकते हैं आप पहले पॉइंट में, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट दैट इज एसटीपी ऑफ 3 वेक्टर्स वैनिशेस, एसटीपी ऑफ 3 वेक्टर्स वैनिशेस if any two of them are collinear oblique linearly dependent oblique equal collinear एक ही जैसा है, linearly dependent सब एक जैसा ही है। नेक्स्ट हम लोग सेकेंड पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे एसटीपी की वैल्यू चेंज नहीं होगी अगर हम साइक्लिक ऑर्डर को रिटेन रखें, मतलब ए बी सी का बॉक्स, बी सी ए का बॉक्स, सी ए बी का बॉक्स क्या होगा सेम, ठीक ना। द वैल्यू ऑफ एसटीपी डज नॉट चेंज, द वैल्यू ऑफ एसटीपी डज नॉट चेंज if the cyclic order of the vector is retained. If the cyclic order of the vector is retained, that is box of ABC equals box of BCA इक्वल्स बॉक्स ऑफ सी ए बी। नहीं, हम लोग बोल रहे हैं क्या कि ये तीनों वैल्यूज सेम ही आएंगे, सब बॉक्स ए बी सी ए हो गया। आप देख सकते हो जो ओरिजिनली आया था ये बॉक्स सी ए बी आया था, तो बॉक्स ए बी सी और बॉक्स सी ए बी तो आपको दिख ही गया। बी सी ए वाला भी करोगे तो वही 2 बार इंटरचेंज करना पड़ेगा, जैसे इन दोनों को पलट दो और A1 A2 A3 और C1 C2 C3 को पलट दो तो अपने आप वो किसका आ जाएगा बी सी ए का बॉक्स। अगर कोई बोले कि दिस इज इक्वल टू सी बी ए तो आंसर इज नो, दिस इज गोइंग टू बी नेगेटिव। और उसका सिंपल रीजन वही कि जो 2 हम रोज को इंटरचेंज करते हैं तो एक माइनस साइन आता है, बस वही है। नहीं, हाँ। नेक्स्ट लिख सकते हैं हम, द पोजीशन ऑफ डॉट एंड क्रॉस, the position of dot and cross can be interchanged in STP। मतलब पोजीशन इंटरचेंज कर सकते हैं, ऑपरेशन का ऑर्डर नहीं। ऑपरेशन का ऑर्डर तो ये पहले क्रॉस और फिर क्या है डॉट। तो ये क्या कहना चाह रहा है कि जैसे हम अभी तक लिख रहे थे ना A क्रॉस B डॉट C, तो इसी चीज को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, डॉट और क्रॉस का पोजीशन इंटरचेंज करके A डॉट B क्रॉस C। करना तो पहले क्रॉस ही है, बट हम लोग ने कि क्रॉस और डॉट का पोजीशन क्या कर सकते हैं इंटरचेंज, मतलब A क्रॉस B डॉट C इज सेम एज व्हाट A डॉट B क्रॉस C। और इसको हम लोग यहाँ से प्रूव कर सकते हैं, जैसे अगर ये चीज़ है तो A क्रॉस B डॉट C है पहला वाला, दूसरा वाला क्या है पहले 2 का क्रॉस दैट इज B क्रॉस C डॉट A, अभी तक यही सिखाया गया है। और फिर हम लोग बोले तीसरा वाला C क्रॉस A डॉट B। अब ये कम्यूटेटिव तो है ही नहीं, तो जैसे अगर इसको कम्यूट कराओगे तो दिस गिव्स यू C डॉट A क्रॉस B। तो अभी से ये सब बराबर है तो ये भी तो बराबर ही हो गया। इस तरीके से हम लोग बोले दिस इज ऑल्सो इक्वल टू A डॉट B क्रॉस C, हो गया अपना काम। देख सकते हो A क्रॉस B डॉट C इज इक्वल टू व्हाट A डॉट B क्रॉस C, और इसको भी कम्यूट करा लो तो ये सबके लिए हो गया, वैसे तो एक से ही हो जाता। चलो A क्रॉस B डॉट C इज सेम एज A डॉट B क्रॉस C, B क्रॉस C डॉट A
इज सेम एज बी डॉट सी क्रॉस ए, सी क्रॉस ए डॉट बी इज सेम एज सी डॉट ए क्रॉस बी। तो इस तरीके से भी हम लोग इसको लिख सकते हैं एसटीपी को। हो गया होगा मेरे ख्याल से एक बार। नेक्स्ट ये भी लिख सकते हैं ए प्लस डी बी सी का बॉक्स, ए प्लस डी बी सी का बॉक्स, दिस इज सेम एज व्हाट, बॉक्स ऑफ ए बी सी और प्लस बॉक्स ऑफ डी बी सी। ये भी डिटर्मिनेंट वाले तरीके से समझ में आ गया होगा। और कन्वेंशनली फिर से वही राइट हैंडेड सिस्टम वाला जो है वॉल्यूम, उसको हम लोग क्या पॉजिटिव, तो यानी कि लिख सकते हो चाहो तो नेक्स्ट पॉइंट, फॉर राइट हैंडेड सिस्टम बॉक्स ए बी सी ग्रेटर देन 0, फॉर राइट हैंडेड सिस्टम बॉक्स ए बी सी ग्रेटर देन 0 एंड फॉर लेफ्ट हैंडेड सिस्टम बॉक्स ए बी सी लेस देन 0। वैसे तो इससे रिलेटेड ऐसे कोई सवाल ववाल आते नहीं है, बट एक आध अपने शीट वूट मतलब कहीं मिल जाएगा कि 3 वेक्टर देके पूछ देगा कि राइट हैंडेड सिस्टम है या लेफ्ट हैंडेड, तो आपको उन तीनों का क्या निकालना पड़ेगा, बॉक्स, बस इतना ही। अच्छा नेक्स्ट हम लोग शायद वो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के बारे में बात कर रहे थे शायद, नहीं? तो एसटीपी से हम लोग वैसे भी देख सकते हैं, वैसे लास्ट क्लास में भी एसटीपी से ही देखा था। बाकी हम लोग इसको ऐसे बोल सकते हैं कि क्या था, ए क्रॉस बी प्लस सी, ऐसे ही था ना कुछ, और इसको ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस क्या प्रूव करना था, सी। देखते जाना, अगर जहां भी जिस स्टेप में दिक्कत हो तो वो बता देना बस। कोई एक्स वेक्टर से हम ये जो भी आएगा एक वेक्टर आएगा, बी प्लस सी करोगे क्रॉस लोगे तो इसको हम एक्स से डॉट कर रहे हैं। एक्स वेक्टर कोई भी वेक्टर लेकर हम लोगों ने इसके साथ क्या किया, डॉट। तो ये दिख रहा है एक्स डॉट ए क्रॉस बी प्लस सी। हम इसमें डॉट क्रॉस को इंटरचेंज कर रहे हैं और उसके लिए हमने कहीं भी डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज नहीं किया है, नहीं? तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, एक्स क्रॉस ए अगेन अ वेक्टर और डॉट बी प्लस सी। नहीं, डॉट का डिस्ट्रीब्यूटिव प्रूफ किया हुआ है, नहीं? तो डॉट का डिस्ट्रीब्यूटिव अगर प्रूफ किया हुआ है तो दिस इज एक्स क्रॉस ए और प्लस और फिर से हम लोग बोल रहे हैं डॉट क्रॉस को फिर से इंटरचेंज कर सकते हैं। सो दिस इज एक्स डॉट ए क्रॉस बी और प्लस क्या आएगा, एक्स डॉट नहीं, फिर से हम लोग डॉट का डिस्ट्रीब्यूटिव जानते हैं, तो डॉट का डिस्ट्रीब्यूटिव जानते हैं तो फिर से इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, एक्स डॉट ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। इसको लेफ्ट में ले आओ, वैसे तो उधर से ही दिख रहा है, माइनस क्या आएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी इक्वल टू 0। अब सोचो थोड़ा, x कोई भी जनरल वेक्टर है, x कोई भी जनरल वेक्टर एंड फॉर ऑल x वेक्टर x डॉट दिस इज 0, नहीं? तो जनरल वेक्टर है तो इसके बारे में तो कुछ नहीं बोल सकते हैं, तो फिर ऑब्वियस आता है कि किस चीज़ को 0 होना पड़ेगा, तो ये वाला। तो यानी कि अगर इसको 0 करोगे तो ऑफकोर्स ए क्रॉस बी प्लस सी क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी। डन। आगे क्वेश्चन लिखिएगा, if u vector equals to I cap minus j cap plus k cap and v vector equals I cap plus j cap plus k cap and w is a unit vector,
and W is a unit vector, then find the maximum value of box of UVW. रूट 14 इज करेक्ट, क्योंकि UVW का बॉक्स लिखोगे तो दैट इज मॉड ऑफ U क्रॉस V मॉड ऑफ W, क्योंकि दैट इज एक्चुअली U क्रॉस V डॉट W ना, तो मॉडुलस ऑफ U क्रॉस V मॉडुलस ऑफ W एंड कॉस ऑफ द एंगल बिटवीन U क्रॉस V एंड W, तो कॉस 5 मान लेते हैं। मॉडुलस ऑफ U क्रॉस V डायरेक्टली निकाल सकते हैं, ये हो गया 6 और 3 18, 18 माइनस इसका डॉट 2 गया 1 और 1 2 4, 18 में 4 गया 14, तो रूट 14 कॉस 5 और उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी रूट 14। क्लियर है मेरे ख्याल से, होशियार हैं यहाँ पे हमारे। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, फाइंड द वैल्यू ऑफ लैम्डा फॉर विच द पॉइंट्स A103 B-134 C121 and D lambda 25 and B lambda 25 are in the same plane. गलत करने का, जैसे 4 पॉइंट्स हैं और चारों एक प्लेन में रहने हैं, तो लो कोई एक पॉइंट पकड़ के 3 वेक्टर्स लिख लो। अगर चारों पॉइंट्स एक प्लेन में रहने तो AB, AC और AD 3 वेक्टर आ जाएंगे, ये भी एक ही प्लेन में होंगे, तो ये तीनों अगर एक प्लेन में है तो इनका बॉक्स क्या होना पड़ेगा 0। समझ में आ रहा है, इन तीनों का बॉक्स क्या होना पड़ेगा 0। अच्छा दोनों चीज़ें हैं, अगर तीनों प्लेन में है तो बॉक्स 0 है, और बॉक्स 0 तो क्या बोल सकते हैं तीनों प्लेन में होंगे। हाँ तो हल क्या कि अगर बॉक्स 0 है तो तीनों प्लेन में होंगे, ऐसा बोल सकते हैं। गुड वन जिन्हें इट सीम्स वेरी अच्छा, चलो आगे बढ़ जाते हैं। ताले ये तीनों अगर है मतलब कोप्लेनर, तो बॉक्स मतलब डिटर्मिनेंट क्या होगा 0, मतलब पहले रो में AB का जैसे कि, तो AB का लिखोगे तो कितना आएगा -2 3 एंड 1, फिर अलग अलग AC का भी आएगा शायद 1 to 1 वाला, नहीं तो 0 2 सही है, फिर लैम्डा -1 2 2 सही है क्या। अब इस डिटरमिनेंट को कैलकुलेट कर लो, कितना आ रहा है -1, पक्का ना, बढ़ाएगा। नेक्स्ट ना प्रूव दैट बॉक्स ऑफ A plus B, बॉक्स ऑफ B plus C, बॉक्स ऑफ C plus A, मतलब बॉक्स ऑफ A plus B, B plus C, C plus A इक्वल टू सॉरी नहीं लिखना है इक्वल टू ट्वाइस बॉक्स ABC, नहीं एक तो ये प्रूव करना है, प्रूव दैट में बॉक्स A plus B, बॉक्स B plus C, बॉक्स C plus A ट्वाइस A B C का बॉक्स। दूसरा करना है प्रूव आपको बॉक्स ऑफ इक्वल टू 0, बॉक्स ऑफ A minus B, B minus C, C minus A is 0। क्या बोल रहा है, A क्रॉस B सॉरी A plus B, B plus C, C plus A का बॉक्स जो है तो ओपन ही कर लो, ज़्यादा बेटर है, या उसमें भी तोड़ के रखोगे तो 8 आएंगे, जिसमें 6 0 हो जाएंगे, और फिर लास्ट और फर्स्ट वाला ही बचेगा शायद, एक तो ABC बचेगा, एक BCA वाला बचेगा, तो ट्वाइस आ जाएगा। बाकी हम लोग चाहें तो उसको लिख सकते हैं A क्रॉस A plus B बाई डेफिनेशन, और डॉट क्या C plus A। तो हम लोग हो सकते हैं जब इसको लिखोगे तो पहला टर्म आएगा A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C, B क्रॉस B गया और बचेगा क्या B क्रॉस C। तो आप देख लो क्या क्या बच रहा है, पहला तो बचेगा A क्रॉस B डॉट C, तो दैट इज बॉक्स ABC,
फिर आप जब लोगे ए क्रॉस बी डॉट ए, तो ए बी ए का बॉक्स दैट इज 0, दो रो सेम हो जाएंगे। ए क्रॉस सी डॉट सी, ए सी सी का बॉक्स वो भी गया। ए क्रॉस सी डॉट ए सी का बॉक्स वो भी गया। बी सी सी का बॉक्स वो भी क्या होगा 0। और लास्ट में फिर से क्या बनेगा, बी क्रॉस सी डॉट ए दैट इज बी सी का बॉक्स, तो दैट इज सेम एज बॉक्स ऑफ ए बी सी। तो ये कितना आ जाएगा, ट्वाइस बॉक्स ए बी सी। जब दूसरे वाले में करोगे तो यही वाली चीज़ जो बॉक्स ए बी सी आया था, फिर माइनस क्या आ जाएगा बॉक्स बी सी ए, तो वैल्यू क्या हो जाएगी अपने आप 0। बाकी इसको हम नॉर्मल कॉमन सेंस से भी कह सकते हैं। 3 पॉइंट ले लिए जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, तो 3 पॉइंट तो कोप्लेनर होंगे ही ना, नहीं अगर 3 पॉइंट है जिनके पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर है, तो इन तीनों को तो कोप्लेनर बोल ही सकते हैं, तीनों पॉइंट हो। तो अगर आप ए माइनस बी निकालो, नहीं ए माइनस बी माइनस सी और सी माइनस ए वैक्टर्स निकालो, तो अभी से अगर ये पॉइंट्स एक प्लेन है जो कि होते ही हैं, तो अलग अलग ये तीनों वेक्टर भी कहेंगे कोप्लेनर, तो इसका बॉक्स डायरेक्टली क्या बोल सकते हैं हम लोग 0, ठीक है ना।